नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों में आपको रूबरू कराएंगे। सनातन विरोधियों के खिलाफ वाराणसी में हिंदू संगठनों ने पोस्टर से वार किया है। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे इतिहास में पहली बार सीएम योगी जिले के नायब तहसीलदारों से संवाद कर रहे हैं। और तीसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कल पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर देश को यशोभूमि की सौगात देंगे। इसके बाद चौथी खबर आपको दिखाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आईडी की रेड और अब खत्म हो गई है ये छापेमारी। पांचवी खबर में आपको दिखाएंगे ग्रेटर नोएडा में ड्रीम वैली प्रोजेक्ट हादसे में जीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और छठी खबर में आपको दिखाएंगे सहारनपुर में लव जिहाद के मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। इन खबरों को विस्तार से आपको दिखाएंगे। और बात सबसे पहले करेंगे सनातन को लेकर। जिस तरीके से सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों को लेकर एक बड़ा जवाब दिया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। वाराणसी में गंगा घाट के किनारे एनडीए गठबंधन और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट और 80 घाट पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सनातन का अपमान करने वालों को गंगा में स्नान और घाटों पर आने से मना किया गया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अब ऐसे पोस्टर प्रदेश के साथ देश भर के सभी धार्मिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। ये पोस्टर आपको दिखा रही हैं। विनम्र निवेदन के साथ कुछ तस्वीरें लगाई गई है जिसमें कि उदयनिधि स्टालिन के विरोध में ये पोस्टर लगाए गए हैं। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि ने जो बयान दिया था बीते कुछ दिनों पहले, उसको लेकर गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। छिड़ी बहस के बीच में वाराणसी में युवाओं की टोली घाटों पर कुछ पोस्टर चिपका कर रही है। उनके हाथों में एक बैनर भी है और इस बैनर के जरिए वो सीधे सीधे जो हमला है वो आईएनडीआई गठबंधन पर है। क्या हमला है इसको आप खुद इस पोस्टर की लाइनों को पढ़कर समझ सकते हैं कि गठबंधन के नेता वोटर सपोर्टर से विनम्र निवेदन है कि हमारे सनातनी हिंदू मंदिरों में आकर अपना समय व्यर्थ ना करें। और अधिक जानकारी के लिए दो सियासी चेहरों के नाम लिखे हैं, स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य। स्टालिन जिनका विवाद, जिनका बयान जिसके बाद ये विवाद पनपा, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार रामचरितमानस से लेकर तमाम तरीके के ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो तो ये मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो इसमें आपने स्वामी प्रसाद मौर्य, स्टालिन सबकी आप लोगों ने बात लिखी है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम लिखा है, क्यों लिखा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को जलाया था और उसके बाद इन्होंने ही कहा था कि रामचरितमानस जो है जलाने योग्य पुस्तक है और हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सनातन पे भी उन्होंने उटपटांग बयानबाजी किया। मेरा भी यही कहना है कि जब आप नहीं मान रहे हैं सनातन धर्म का, आपका कोई मतलब श्रद्धा ही नहीं है सनातन धर्म से, तो आप कोई मतलब नहीं है जी हमारे किसी भी धर्म स्थल पे जाने के। जब आप रामचरितमानस को जलाते हैं, जब रामचरितमानस के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो फिर कोई मान्यता, कोई वो नहीं है कि आप आए या ना आए जी। अभी कुछ दिन पहले स्टालिन ने सनातन उन्मूलन का एक कार्यक्रम में वो गए थे वहाँ पे और सनातन को मिटाने की बात कर रहे थे। तो जो उनको मानने वाले हैं, स्टालिन को के समर्थक हैं और इंडिया के जो वोटर्स हैं जो इंडिया गठबंधन को मानते हैं और स्टालिन के बातों से जो सहमत हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बातों से सहमत है, तो उनसे तो हम यही कहेंगे कि आप हमारे मंदिर में या स्मशान घाट में आकर के स्वयं के समय को व्यर्थ नहीं कीजिए। जिन्हें सनातन से दिक्कत है वो काशी के घाटों में, मंदिर में, मड़ियों में ना आए, यहाँ तक कि शमशान में भी ना आए। और उनको कहाँ जाना है इसके लिए सीधा संपर्क वो स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन से कर सकते हैं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सनातन धर्म को लेकर कहा है कि ये काम धर्माचार्यों का है। राजनेताओं का सनातन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। इससे पता चलता है कि उनके पास बीजेपी के खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है वह यह सवाल उठाते हैं, और जिनके द्वारा भी यह सवाल उठाया जाता है वो समाज की नजर में सवाल स्वयं बन करके खड़े हो गए हैं। और इसका जवाब जनता देती है, कायदे से देती है, लेकिन वह कब देती है? जब चुनाव होता है। जनता की अदालत में यह मुकदमा है। जैसे राजनीतिक दल ना हो गए, कोई शंकराचार्य हो गए, धर्माचार्य हो गए, इस विषय धर्माचार्यों का है, ये आचार्यों का है, ये विद्वानों का है।
ये राजनीतिक दलों का काम यह है कि वो चुनाव लड़े, अगर जीते सरकार में आए तो सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करें। इस प्रकार के विवादों को जन्म देना अर्थात उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे देश भर के तीर्थ पुरोहितों ने सनातन धर्म पर हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित अभद्र टिप्पणी और बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनके बहिष्कार का भी ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि अगर सनातन धर्म को अपमानित और नीचा दिखाने वाले साधु संत सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों पर आएंगे तो तीर्थ पुरोहित उनका भी बहिष्कार करेंगे। प्रयागराज के सिविल लाइन में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने किया। इस अधिवेशन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धामों के 650 से ज्यादा तीर्थ पुरोहित शिरकत कर रहे हैं। सनातन धर्म यानी कहा जाए एक तरह का जो देश के अंदर दुनिया के अंदर संस्कार और अपने विचारों से लोगों को ओतप्रोत करते हैं। ऐसे ऐसे पुरोहित या संत महात्मा यहाँ एकत्रित हुए जो मंदिरों में रहते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं और अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार यानी कि लोगों को दिशा देने का काम, लोगों को संस्कार देने का काम और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो, इसके लिए ये अभियान आप चलाते हैं। इनका कार्यक्रम है भाई साहब को महेश पाठक जी का, उस कार्यक्रम में हम सब पधारे। जो अपने इलाहाबाद में करीब 650 प्रतिनिधि भारतवर्ष से रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी से लेके और चारों धाम तक यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, देखिए किसी एक दो व्यक्तियों के कमेंट से कुछ नहीं होता। मैं किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब आदमी का दिवालियापन दिमाग का चला जाता है तो वो अपशब्दों की बात करते हैं। हम लोग सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। हालांकि सनातन धर्म में जो बोला गया है उसकी हम निंदा भी करेंगे और मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि किसी भी धर्म के खिलाफ न बोलें। प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के लिए सीएम योगी की बड़ी पहल सामने आई है, जहां पर सीएम योगी ने आम नागरिकों के साथ संवाद करने के लिए व्हाट्सएप की सुविधा दी है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस के साथ संवाद कर पाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश के नाम से व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की गई है। इस चैनल से जुड़ने वाले लोग आसानी से अपनी बात सीएम ऑफिस में रख पाएंगे। सीएम ऑफिस की ओर से लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक एक परिवार हैं। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार परिवार के प्रत्येक सदस्य की खुशहाली और समृद्धि हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सीएम योगी ने मेगा ऋण वितरण समारोह में हिस्सा लिया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सीएम योगी ने टूलकिट वितरण के साथ 50,000 करोड़ के ऋण बांटे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की तरक्की के लिए एमएसएमई की भूमिका सबसे ज्यादा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारता है। आपने देखा होगा सन 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से परंपरागत उद्यम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की एक अभिनव योजना थी। ये केवल प्रदेश के हुनर को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नहीं था, उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी था।
भारत मंडपम की शान तो पूरी दुनिया देख चुकी है। अब दिल्ली को इससे भी बड़ा एक सेंटर मिलने जा रहा है, जिसका नाम है इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के द्वारका में नए बने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें एक मेन ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है, जिसमें एक साथ करीब 6000 लोग बैठक कर सकते हैं। न्यूज 18 पर यशोभूमि की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। इस समय मौजूद हूं मैं यशोभूमि के 5वें तल पे। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जो देश का सबसे बड़ा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी भव्यता आप खुद देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे फॉल सीलिंग लगाई गई है, स्मोक सेंसर लगे हुए हैं, म्यूजिक के लिए साउंड सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जो वॉल्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से सिल्वर टच दिया गया है और तमाम खूबियाँ हैं इस सेंटर में, क्योंकि इस सेंटर में 15 कन्वेंशन हॉल हैं और 13 मीटिंग्स हॉल हैं। बहुत ही भव्य कन्वेंशन सेंटर है, देश का सबसे बड़ा बताया जा रहा है और विश्व की सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पे लैस हैं। बड़े बड़े यहाँ पे प्रदर्शनी लग सकेंगी, सम्मेलन हो सकेंगे और विश्व स्तरीय कार्यक्रमों की मेजबानी भी ये कन्वेंशन सेंटर कर सकेगा। संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आईआईसीसी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को विस्तार करते हुए ये नया स्टेशन बना है। इस मेट्रो से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर आना जाना आसान होगा। नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 25 तक पहुंचने में करीब 21 मिनट का वक्त लगेगा। इस मेट्रो स्टेशन से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस मेट्रो की सौगात से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कुल लंबाई नई दिल्ली से यशोभूमि तक करीब 25 किलोमीटर हुई। इसके साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की गति अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का अब विस्तार कर दिया गया है। ऐसे में अब इसकी कुल दूरी 24 किलोमीटर से अधिक हो गई है और इसका नया मेट्रो स्टेशन बनाया गया है आईआईसीसी। ये द्वारका के सेक्टर 25 में है। आईआईसीसी यानी कि यशोभूमि जिसका नाम दिया गया है कन्वेंशन सेंटर का, उसका ये मेट्रो स्टेशन है। आप देख सकते हैं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के ठीक सामने ये मेट्रो स्टेशन है। वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है। और आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस पर इस मेट्रो स्टेशन का तोहफा देंगे और यहां आने वाले लोगों को काफी अब आसानी हो सकेगी, क्योंकि इस मेट्रो स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ साथ एयरपोर्ट भी कनेक्ट है और साथ ही नई दिल्ली से यहां तक आने में सिर्फ 21 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि अभी तक इस लाइन पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा से मेट्रो चलती थी। वहीं इसकी स्पीड बढ़ाकर अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। काशी में पीएम मोदी के जन्मदिन का उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग रूपों के कटआउट के साथ पीएम की लंबे उम्र के लिए जलाभिषेक के साथ हवन भी किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है और बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जन्मदिन के पूर्व पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए हवन पूजन किया गया। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 घंटा रहेंगे और 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी यहां पर पूर्वांचल के सबसे बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। यह स्टेडियम 400 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके अलावा पीएम मोदी 16 अटल आवासीय स्कूलों का लोकार्पण करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी पहुंचेंगे और यहां पर वो सौगात लेकर आएंगे। वाराणसी वासियों के लिए कई करोड़ की सौगात देंगे। 23 सितंबर को काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे।
आयकर विभाग ने रामपुर में आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर 3 दिन तक छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक आईटी की टीम ने 800 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का शक जताया है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में 40 करोड़ के खर्च का दावा किया गया, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यूनिवर्सिटी बनाने में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगे हैं। जमीन खरीद की जांच भी जारी है। आजम खान आईटी विभाग को निर्माण में हुए खर्च का ब्यौरा भी नहीं दे पाए। छापेमारी में मिले कागजातों की भी जांच हो रही है। जांच के बाद ही आगे कार्रवाई होगी। तो उधर सीतापुर में 3 दिनों तक चली आईटी की रेड में कई अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी के खाते में 1000 करोड़ रुपए की रकम भेजी गई थी। नेता और कई ठेकेदारों ने यह पैसा दिया था। जैदी के बेटे के इशारे पर यह लेन देन हुई। सूत्रों के मुताबिक पैसा भेजने वालों की लिस्ट बना दी गई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली, लिखी, समझी जाने वाली भाषा है और हिंदी संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है और ये जिस प्रतिष्ठा की अधिकारी है वो हमने नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। हिंदी दिवस के मौके पर अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की गई। कोर्ट ने कहा कि ये दुखद है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया गया है क्योंकि 14 सितंबर को 1949 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्र भाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में पारित किया था, लेकिन आज तक इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसको राष्ट्रभाषा के दर्जा के रूप में दिए जाने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया है और केंद्र सरकार से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी इसको राष्ट्रभाषा के रूप में पारित करे। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि देश में अलग अलग जुबानें हैं, सभी जुबानों की तरक्की होने को करते हैं। वे लाइक सभी की होनी चाहिए तरक्की। हिंदी को राजभाषा घोषित करें, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में जुबानें हैं, मुख्तलिफ जुबानें हैं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेज़ी भी है और बहुत सी ज़ुबानें अलग-अलग हिस्से की हैं। तो ज़ुबान से मुझे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। मैं सब ज़ुबानों को लाइक करता हूँ, सबकी तरक्की होनी चाहिए, हर ज़ुबान आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ ये लोग, अगर हिंदुस्तान के लोग हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, ये उनकी राय है। मुझे इससे उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। योगी ने राज्यपाल को भेंट की है पुस्तक। राजभवन में पहुंचे और सीएम योगी ने ये मुलाकात की है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं पुस्तक भेंट करने के दौरान की। ये तस्वीर आप देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे और सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान रामनगरी में दीपोत्सव की विशेष तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार राम की पैड़ी पर 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2022 में 15,76,000 दिए जलाए गए थे। इस बार राम की पैड़ी के तट पर 21 लाख दीप जलाए जाएंगे। तो दूसरी ओर जनवरी 2024 में रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, लिहाजा उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम अब स्थायी तौर पर होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक पहली बार 21 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। पिछले साल की अपेक्षा इस साल और भव्यता दी जाएगी।
एक इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त किया है हमारा दीपोत्सव, जो अयोध्या का दीपोत्सव है। तो हम लोग इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं और व्यापक स्तर पे हम कार्यक्रम करेंगे और जन समुदाय को, नागरिकों को, सबको जोड़ेंगे इसके साथ साथ। और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इससे जुड़ पाएँ और इसके तहत हम लोग व्यापक कार्य योजना बना रहे हैं और इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और इंक्लूसिव होगा, मोर इंक्लूसिव होगा। और चूँकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी है तो इसके दृष्टिगत और भी संभावनाएं बढ़ने की है। हम लोगों ने 17 लाख से ऊपर दिए जला करके पिछले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने का काम किया था। इस बार अपने ही रिकॉर्ड को पुनः तोड़ते हुए 21 लाख से ज़्यादा दिए इस बार जलाएंगे, पुनः नया कीर्तिमान बनाने का काम करेंगे। क्या खास होगा इस बार? बहुत अच्छा, लास्ट ईयर से जितना और बेहतर हो सकता है वो सारे प्रयास होंगे, लेकिन पिछले साल से और आगे बढ़ते हुए 4 कदम आगे बढ़ते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। तो राम की पैड़ी पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा दिवाली के मौके पर। 2022 के मुकाबले 2023 में और भी ज्यादा भव्यता दी जाएगी। अब एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर